हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉस्टिंग में एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। अब हम लोग आज देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग निकालने का एक मेथड है। जिस तरह से सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग हम लोग यूज़ करते थे उस जगह पर जहाँ पर एक इकाई वस्तु की लागत जाननी होती थी, अब यहाँ पर जो मेथड है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इस मेथड का कहाँ यूज़ होगा, सबसे पहले ये आगे जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये ज़्यादातर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं, जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, etc. जो भी काम होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम, रोड कंस्ट्रक्शन के काम, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम, तो ऐसे जगहों पर क्या होता है, ऐसे जगहों पर दो पार्टीज़ होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसे कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। सपोज माना कि एक कंपनी है और एक कंपनी को गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हॉस्पिटल बनाने का, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, गवर्नमेंट ने दिया, एक कंपनी को दिया। तो यहाँ पर एक कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है और गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टी है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि एक ठेकेदार होता है और एक ठेकेदाता होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये हम लोगों को ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमें यूज़ करनी है, कहाँ हम लोग इस कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं, कॉस्टिंग के इस मेथड को हम कहाँ यूज़ करेंगे। कॉस्टिंग के इस मेथड को हम लोग सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो बड़े काम होते हैं, जो बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं, 5 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे कामों के लिए, ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग किस तरह से कॉस्ट निकालेंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट को कैसे जानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, कितना इनकम्प्लीट है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि इसमें प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट का, जो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला है उसका प्रॉफिट कैसे निकालेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग क्या हुई है उसको कैसे जानेगा, हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। प्रीवियस कुछ क्लासों में हमने कॉस्ट शीट बनाया था। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट के तौर पर हम लोग तैयार करते थे और स्टेटमेंट के तौर पर तैयार करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते थे। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में स्टेटमेंट तैयार नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोगों को अकाउंटिंग फॉर्मेट, जो जिस तरह से हम लोग अकाउंट बनाते हैं उस तरह से ही हम लोग कॉस्टिंग निकालने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आगे हमें क्या करना है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को हॉस्पिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। अब इन दोनों के बीच तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते होंगे, इन दोनों के बीच बहुत सारे समझौते होते होंगे। कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी तय होती होगी कि ठेका का क्या मूल्य होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर कॉन्ट्रैक्टी कितना रुपया, कितना अमाउंट पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, इन सभी बातों की भी एग्रीमेंट होती होगी। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, जो बड़े कंस्ट्रक्शन को करता है, उसके बहुत सारे साइट्स होते हैं, उसका एक बार में बहुत सारा काम चलता रहता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, एक का काम एक बार में 3 साइट पर चलता है ना, 3 साइट पर चलता है, साइट 1, साइट 2 एंड साइट 3। इस तरह से बहुत सारे साइट्स पर इसके काम चलते हो सकते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में कि कहीं ना कहीं ये जो साइट्स हैं, ये इसका जो 3 कंस्ट्रक्शन वर्क एक साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं एक ही आदमी का है, एक ही कंपनी का है, एक कंपनी, तो कहीं ना कहीं तीनों के जो
प्लांट होंगे, तीनों साइड पर जो प्लांट होंगे, एक ही प्लांट से भी काम चलाया जा सकता है तीनों में। जैसे मान लीजिए ए के पास प्लांट है, मशीन है, तो उस प्लांट का यूज़ वो इसके लिए भी कर सकता है, इसके लिए भी कर सकता है, इसके लिए भी कर सकता है ना। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है, वर्क होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किस तरह से हम लोग कॉस्टिंग को निकालते हैं और प्रॉफिट पता करते हैं। आइए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे, इसको बनाने में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसे दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। पहला कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हो और जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो, है ना। हम लोग इसको दो तरीके से जो है तैयार कर सकते हैं। कैसे कैसे? जब कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट हो और जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसमें तैयार किया जाएगा। इस मेथड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इसे हम लोग दो भाग में बांट कर देख सकते हैं। पहला होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट भाग होगा इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होगा कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इफ इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, जब कंप्लीट ठेका अपूर्ण हो, जब इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट हो। इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट और कंप्लीट भी इसको बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट और कंप्लीट, है ना। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अपूर्ण ठेके और पूर्ण ठेके, है ना। अपूर्ण ठेके और पूर्ण ठेके। अपूर्ण ठेके का क्या मतलब हुआ? जब कॉन्ट्रैक्ट अपूर्ण है, जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है ना। और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। तो याद रखना है हमें कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे, कॉस्टिंग को जानने और प्रॉफिट को जानने के लिए, तो हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो, दूसरा तरीका जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा तो हम लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो तो हम लोग किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो ध्यान में रखना है, हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर for the year ending. Contract account number for the year ending. Okay. हम लोग पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं। हम लोग पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को नॉमिनल अकाउंट का कंसेप्ट ही फॉलो करना है। जितना भी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जब इनकम्प्लीट होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इस बात को हमें देखना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, कहीं ना कहीं हमें नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करना है। ये हुआ डेबिट साइड और ये हुआ क्रेडिट साइड। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड
जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं वो अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण ठेका है। और अपूर्ण ठेका है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें तैयार करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम लोग तैयार करेंगे ये कहीं ना कहीं नॉमिनल अकाउंट के कंसेप्ट पर ही चलेगा। इसके डेबिट साइड में हमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके डेबिट साइड में हमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको शो करना है। जैसे टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स। आपको पता होगा कि स्टोर्स होते हैं जहाँ पर मटेरियल को रखा जाता है। स्टोर से कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल को साइट पर भेजा गया, ठीक है, या लिख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल सेंट टू साइट पर भेजा गया है ना, या लिख सकते हैं यहाँ पर टू मटेरियल परचेस्ड, है ना। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आपको नजर आ रहा हो, कोई भी एक्सपेंस आपको अगर दिख रहा हो जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, आप उसको तुरंत क्या करेंगे, डेबिट में शो करेंगे। और क्या हो सकता है, वेजेस हो सकते हैं, वेजेस दिया जा सकता है। और क्या हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, प्लांट, याद रखेंगे प्लांट जो लगाया गया उसके कॉस्ट प्राइस को यहाँ दिखाना है, उसके कॉस्ट को यहाँ शो करना है। जितने का प्लांट लगाया गया है उसके कॉस्ट को हमें डेबिट साइड में दिखाना है। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना है आपको, लेकिन उसके प्लांट के कॉस्ट को आपको डेबिट साइड में दिखाना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक तरह से बोला जाए एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी एक्सपेंस उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में शो करेंगे। और चूंकि अब क्या होगा, तो डेबिट साइड में हम लोगों ने एक्सपेंस शो कर दिया। अब क्या होगा क्रेडिट साइड में कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट के केस में वर्क प्रोग्रेस पर है, वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी वर्क जो है कार्य प्रगति पर है। तो सबसे पहले यहाँ हमें लिखना है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। बाय वर्क इन प्रोग्रेस क्यों लिखा गया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल करेंगे, जैसे वर्क सर्टिफाई, ओके, वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई, ओके, प्लांट एट साइट, मटेरियल at site, plant return, cost minus depreciation, material return, PL, plant lost, मटेरियल लॉस्ट। इस तरह से हम लोग क्रेडिट साइड में कुछ चीज़ों को शो करेंगे। प्लांट एट साइड को क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। प्लांट एट साइड को क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। जनरली प्लांट एट साइड का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, ओके। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में हमने क्या दिखाया, क्रेडिट साइड में हमने क्लोजिंग वैल्यू को दिखाया, या जो भी मटेरियल हो, जो भी प्लांट हो जो लॉस्ट हो गया हो या किसी कारणवश रिटर्न कर दिया गया होगा स्टोर को, उन चीज़ों को हमने दिखाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो आइटम्स आए होंगे, वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई। 1 मिनट। वर्क सर्टिफाई एंड वर्क अनसर्टिफाई। वर्क सर्टिफाई क्या होता है? प्रमाणित किया हुआ कार्य। और वर्क अनसर्टिफाई क्या होता है? अप्रमाणित किया हुआ कार्य। प्रमाणित किया हुआ कार्य, अप्रमाणित किया हुआ कार्य। सपोज मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हमें 100% वर्क करना है, 100% काम करना है। काम करना है और इसमें से अभी तक 60% वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है और 40% वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट कंप्लीट। और ये 60% वर्क जो है वो डन हो चुका है ना। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, 100% वर्क हमें करने हैं, उसमें 60% वर्क जो है वो डन हो चुका है और 40% नॉट डन है। तो जो 60% वर्क डन हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्टी को ये बताएगा कि 60% काम आपका कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्टी इस बात को जानेगा कि 60% काम कंप्लीट हो गया है, वो अपने इंजीनियर को भेजेगा और भेज के चेक करवाएगा साइट पर कि क्या सही में 60% वर्क कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे केस में मान लो कि इंजीनियर ने बोला कि नहीं, अभी तक 55% वर्क ही हम कंप्लीट मानेंगे, हम 60% वर्क कंप्लीट नहीं मानेंगे तुम्हारा। तुमने 60% वर्क जरूर किया है, लेकिन मैं तुम्हें 55% ही मानूंगा कि तुमने 55% वर्क डन किया है। 5% तुम्हारा काम मैं नहीं मानूंगा डन किया हुआ। तो 55% वर्क, उसने 60% में से 55% वर्क को सर्टिफाई कर दिया है ना। मान लीजिए 100% वर्क में से 60% वर्क डन हो गया, तो जो कॉन्ट्रैक्टी होगा उसके इंजीनियर आएंगे, वो उस काम को देखेंगे और देख कर बोलेंगे कि भैया 60% काम तुम्हारा डन नहीं मानूंगा, मैं 55% को ही सर्टिफाई कर रहा हूँ। तो वो जो 55% वर्क होगा जिसको सर्टिफाई कर दिया गया, प्रमाणित कर दिया गया, उसे हम लोग वर्क सर्टिफाई बोलेंगे और उसे हम लोग क्रेडिट साइड में शो कर देंगे कि इतने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस 55% का कैश पैसा कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर ले सकता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं 55% वर्क कंप्लीट होने का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि 60% वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी जो सर्टिफाई करेगा, उसके जो इंजीनियर सर्टिफाई किए, उन्होंने बोला नहीं, 55% वर्क ही तुम्हारा कंप्लीट मानूंगा, उसी को सर्टिफाई करूंगा। तो ऐसे केस में 55% वर्क को ही वर्क सर्टिफाई माना जाएगा और जो 5% वर्क जो बच गया, 5% वर्क जो बच गया, उसको क्या माना जाएगा? अनसर्टिफाई, है ना। तो ध्यान में आया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 60% में 55% का सर्टिफिकेट मिल गया तो वो वर्क सर्टिफाई हो गया, और जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला वो क्या हो गया? अनसर्टिफाई हो गया। क्लियर है? ओके। अब जब 55% वर्क कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मांगेगा कि भैया मेरा 55% वर्क का तुम पैसा दे दो। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी कुछ ना कुछ कैश को रोक कर रखेगा, और बाकी पैसा हो सकता है 50% काम का पैसा वो 100% कैश में से हो सकता है 80% कैश जो है वो पे करे। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। कौन? कॉन्ट्रैक्टी। और 20% रिटेंशन मनी रोक के रख ले। रोक कर क्यों रखा जाता है पैसा? रोक कर इसलिए रखा जाता है कि पूरा पैसा देने के बाद हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर फिर आगे का काम नहीं भी करे, इसलिए कुछ पैसे को रोक कर रख लिया जाता है, जिसे हम लोग रिटेंशन मनी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, वर्क सर्टिफाई का कैश कैश मांग सकता है, वर्क सर्टिफाई का पैसा मांग सकता है कॉन्ट्रैक्टर, और कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर पूरा पैसा दे दे, कुछ पैसा वो रोक कर रख सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ कि वर्क सर्टिफाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अनसर्टिफाई भी समझ में आ गया होगा। जिस वर्क का सर्टिफिकेट मिल जाता है उसे वर्क सर्टिफाई बोलते हैं, जो प्रमाणित हो जाता है कार्य उसे कार्य प्रमाणित कार्य बोलते हैं, और जिस वर्क का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया उसे अनसर्टिफाई बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब क्या होगा, अब हम लोग बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। इसको बैलेंस करेंगे और इस बैलेंस को यहां ले आएंगे बाय बैलेंस सी डी, इसको उठा के यहां ले आएंगे, है ना। उसके पीछे रीजन है, होता क्या है कि इस बैलेंस का मतलब हुआ कि ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। इस बैलेंस का मतलब हो गया कि ये एक तरह से प्रॉफिट है, ये एक तरह से क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन चूंकि वर्क अभी आगे चलता रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस पर है, काम अभी आगे चलता रहेगा, तो इस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ही हम पीएल अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, और बाकी को कहाँ डाल देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, है ना। ध्यान रखना है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होता है जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, ऐसे केस में, ऐसे स्थिति में आप अपने प्रॉफिट का पूरा पोर्शन पीएल अकाउंट में नहीं डाल सकते। आपको क्या करना होगा, जितना आपको उचित लगे उतना आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और बाकी कुछ पैसे को जरूर रखें जो कि कहाँ चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो नेक्स्ट नीचे का प्रोसेस होगा, बैलेंस करने के बाद का प्रोसेस होगा, ये कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होते हैं। क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि काम अभी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है, काम अभी आगे चलता रहेगा। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंड करता है कि वो इसको पूरा का पूरा प्रॉफिट मान ले, जो ये बैलेंस आया उसको वो पूरा का पूरा प्रॉफिट मान ले, या इसका कुछ पोर्शन पीएल अकाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, और कुछ पैसे जो बच गए उसको WIP वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो तो कुछ पोर्शन ही पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। अब पीएल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, इन सभी बातों को हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, तो इसको नोट करें, है ना, इसको नोट करें, मैं साफ करूंगा, नोट करें, पॉज करके इसको नोट करें। चलिए अब देखते हैं कि पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना चाहिए। है ना। अब देखते हैं पीएल अकाउंट में कैसे अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए। तो सबसे पहले एक जनरल रूल है, एक सामान्य नियम है, एक जनरल रूल है जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक रूल आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल रूल है, एक जनरल रूल है जो हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्या लगा सकते हैं, तो पीएल इक्वल टू बैलेंस CD इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाई। ध्यान रखेंगे, ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है। आप इस पर सम को बना सकते हैं। आप पीएल अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो इसका रूल बनाया गया, जनरल रूल। ठीक है, जो हर क्वेश्चन में आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। इसके कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं।
तो करना क्या है, बैलेंस CD जो आया था उसको ले लेंगे इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड जितना हुआ, मैंने बताया कि कुछ रिटेंशन मनी रोका जाता है, कुछ रोका जाता है मनी, तो जितना कैश रिसीव हुआ डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाई कर देंगे, तो ये निकल जाएगा PL। ये अमाउंट जो आएगा वो PL में जाएगा और बाकी जो बचा वो WIP। ओके, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ रूल्स को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। आइए इसके रूल्स को जानना है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहला रूल है फर्स्ट रूल है if work certify less than 1/4 of contract price यदि वर्क सर्टिफाई, ठीक है, तो ट्रांसफर टू PL क्या होगा, नील होगा। याद रखिएगा कि अगर वर्क सर्टिफाई लेस देन है 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 1/4 से कम, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम, तो ट्रांसफर टू PL नील होगा, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा PL में। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। इफ वर्क सर्टिफाई more than 1/4 of contract price 1/4 of contract price and less than 1/2 of contract price, यानी 1/4 to 1/2 के बीच में, है ना, 1/4 to 1/2 के बीच में, तो कितना ट्रांसफर करेंगे PL में, तो PL में ट्रांसफर करेंगे 1/3 ट्रांसफर टू PL। नेक्स्ट रूल number 3, if work certify more than 1/2 of the contract price, 1/2 of the contract price, 2/3 ट्रांसफर टू PL। तो आप ये रूल्स फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि PL में अमाउंट को ट्रांसफ़र करने का कोई रूल है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें ये PL में अमाउंट ट्रांसफ़र करना, ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है इसके बारे में, लेकिन अगर आप चाहें तो इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। वर्क सर्टिफाई अगर कम हो, लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 1/4 से कम हो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम हो, तो नील, एक भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना। इफ वर्क सर्टिफाई मोर देन 1/4, 1/4 से अगर ज़्यादा हो, और लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और हाफ से कम हो, यानी 1/4 और हाफ के बीच में हो, तो 1/3 आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर वर्क सर्टिफाई 1/2 से ज़्यादा हो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 से ज़्यादा हो, तो आप 2/3 ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कभी कभी प्लांट से रिलेटेड
कभी कभी प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स दिए होते हैं, कभी कभी प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स दिए होते हैं। जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन में कि प्लांट है, प्लांट के कॉस्ट 10,000 है, 1,000 का प्लांट रिटर्न किया गया स्टोर को, 2,000 का प्लांट लॉस्ट हो गया, है ना, और बचा कितना 7,000। अब 7,000 पर आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। तो इस तरह से प्लांट से रिलेटेड बहुत आइटम्स होंगे क्वेश्चन में, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा प्लांट एट साइट या क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। तो आइए देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट और प्लांट एट साइट, है ना। प्लांट एट साइट कैसे निकालना है, इस बात को ध्यान से समझना होगा। आइए सबसे पहले प्लांट का कॉस्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट के कॉस्ट है उसको हमें लेना है ना, उसमें लेस कर देना है रिटर्न, जितना प्लांट लौटाया गया उसमें लेस कर देना है लॉस्ट, प्लांट लॉस्ट, जो प्लांट अगर लॉस्ट हो गया हो किसी कारण से, उसके बाद इस दोनों अमाउंट को लेस कर देना है। लेस करने के बाद बचेगा बैलेंस, और इस बैलेंस में क्या करना है, इस बैलेंस पर आपको क्या करना है, इस बैलेंस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। इस बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करके लेस कर देना है, निकल जाएगा प्लांट एट साइट। तो प्लांट से रिलेटेड अगर बहुत सारे आइटम्स हो, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्लांट दिया रहेगा तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं, रिटर्न को लेस कर देंगे अगर दिया हो, प्लांट लॉस्ट को भी लेस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, उस बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, निकल जाएगा प्लांट एट साइट। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बारे में आप ध्यान देंगे कि अगर डेप्रिसिएशन का रेट पर एनम दिया है ना, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ध्यान से अगर दिया होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से क्या होगा, है ना, पर एनम, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12 करें। और अगर दिया होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम पीए गिवन, ठीक है, एंड दूसरा होगा पीए नॉट गिवन। अगर रेट जो है उसमें पर एनम नहीं लिखा, अगर डेप्रिसिएशन में पर एनम करके रेट दिया होगा तो टाइम बाय 12 करेंगे, और अगर डेप्रिसिएशन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम नॉट गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम नॉट गिवन, पर एनम जब नहीं दिया हो, पर एनम नहीं दिया हो, पर एनम नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लांट इंटू रेट बाय 100। यानी अगर डेप्रिसिएशन जो प्लांट पर निकालते हैं उसमें पर एनम दे दिया हो, पर एनम गिवन हो, तो टाइम बाय 12 करेंगे, उतनी ही दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जितना दिन प्लांट साइट पर यूज हुआ है, या उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जितना प्लांट साइट पर यूज हुआ है। और अगर पर एनम नहीं दिया हो तो सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, टाइम से कोई मतलब, पीरियड से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं। अगले क्लास में मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। आप लोग फिलहाल क्या करें, आप लोग फिलहाल इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, बुक का भी हेल्प लें, बुक से कुछ थ्योरीज पढ़ें, इसके कंसेप्ट को समझने का कोशिश करें। अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, और उसके बाद कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर भी बात करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग है, ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी। चूँकि नॉमिनल अकाउंट हम लोग, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसमें वही एक्सपेंस और वही इनकम का कहानी है। तो आप अगर चाहें तो आराम से ये समझ सकते हैं। आपको बस करना क्या है, आपको इन चीज़ों को समझना है और
बुक का भी यूज़ करना है, बुक के थ्योरीज़ को भी पढ़ें, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में मैं इस पर प्रॉब्लम लेकर आऊँगा और फिर कंप्लीट कॉन्टेंट को भी देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, ये चैप्टर भी आपका ओके हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।